नाज़रीन इस्लाम आबाद स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं फरीद रईस। न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन और चेयरमैन सेनेट के हवाले से आज मुकाबला हो रहा है। दो उम्मीदवार जिसके ऊपर आज सबकी नजरें हैं। एक है इससे पहले रहे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो कि हुकूमत के उम्मीदवार, और साथ ही साथ अपोजिशन या फिर पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी। ये दो लोग हैं जो कि आज चेयरमैन सेनेट के लिए इनके दरमियान मुकाबला होने को है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें डिप्टी चेयरमैन के हवाले से तो मिर्जा मोहम्मद आफरीदी जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद किया गया डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, और अब्दुल गफूर हैदरी जो कि JUIF के अपोजिशन की तरफ से उम्मीदवार हैं। अब आज जो मामला होना था, 9 मुंतखब सेनेटर्स ने अपना हलफ लिया और सारी चीजें मामूल के मुताबिक होनी थी। उसके बाद चेयरमैन सेनेट के लिए जो है तमाम सेनेटर्स अपना करारदेही इस्तेमाल करते, लेकिन आज हुआ कुछ ये कि कहानी ने एक नया मोड़ लिया, नया टर्न लिया। और आज सेनेट के अंदर जो है मुसद्दक मलिक और मुस्तफा नवाज खोकर ने इस बात का इंकिशाफ किया कि जो पोलिंग बूथ बनाए गए वो पोलिंग बूथ में जो है वो खुफिया कैमरे नस्ब किए गए, माइक्रोफोन्स नस्ब किए गए और कुछ ऐसी खुफिया डिवाइसेस नस्ब की गई। और अपोजिशन की तरफ से इल्जाम आयद किया गया कि इस इलेक्शन को भी चुराने की कोशिश की गई है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती रद्द-ए-अमल आया। और हुकूमती रद्द-ए-अमल को सामने रखते हुए सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि जिसने ये तलाश किया है, जिसने निशानदेही की है, वही चोर हैं, उन्होंने ही इसको नस्ब किया है और वही इसके जिम्मेदार हैं। बहरहाल हम बात करते हैं, हम किसी मजबत कानून साजी और मजबत तरीक़ाकार जो कार्रवाई है उसकी तरफ चलते एक नया मामला, एक नया टर्न आ गया ये खुफिया कैमरों का। इसके लिए कमेटी, पार्लिमानी कमेटी जो है उसके लिए भी तलब किया गया है, और खासतौर के ऊपर जो सेनेट की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से भी जो है वो तहकीकात के लिए कहा गया है। और ये मुतालबा किया गया है अपोजिशन की तरफ से कि इसको सबके सामने ओपन किया जाए, सबको दिखाया जाए कि इसके अंदर क्या कुछ है, क्योंकि अपोजिशन ने तो इल्जामात लगाए हैं और वो इल्जामात लगाते रहे। मिशन के अंदर इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि अब ये जो खुफिया कैमरों का मामला आ गया ये कहां जाएगा, क्या रुख इख्तियार करेगा, और इसके बाद जो चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन होने के लिए जा रहा है, जो बहुत अहम एक पोजीशन होती है, एक बहुत अहम एक नशिस्त है जिसके लिए जो है वो उसका इंतखाब सेनेटर्स करते हैं, जो कि सेनेटर्स का हाउस होता है वो करते हैं उसका। आज ये मामला कहां जाएगा और इस सारी सूरत हाल के ऊपर हुकूमत की पोजीशन क्या है, अपोजिशन इस मामले के ऊपर क्या राय रखती है, सब पर बात करेंगे अपनी इसी ट्रांसमिशन के अंदर और जानने की जरा कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे तजियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसी के साथ साथ सीनियर सहाफी तजियाकार शौकत प्राचा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे हाफिज तारिक महमूद साहब जो कि सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। शौकत प्राचा साहब आपसे मैं आगाज करता हूं। वैसे तो हम इन तमाम चीजों के ऊपर बात कर रहे थे और खास तौर के ऊपर कहा जा रहा था, खुफिया कॉल्स के हवाले से बातें हो रही थी, उसके ऊपर अब जरा बाद में आ जाते हैं। लेकिन सबसे अहम जो मौजू इस वक्त आ गया है ये खुफिया कैमरों का। तो ये क्या आप समझते हैं कि ये मामला क्या हुआ होगा आखिर? देखिए, मामला तो बड़ा सादा सा मामला है, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, क्योंकि कैमरे लगे हुए थे, कैमरे निकले। और सेनेट जो सेक्रेटेरिएट है, चूंकि अभी तो चेयरमैन नहीं है, कल तक चेयरमैन थे, आज तो सेक्रेटरी ने उसकी तहकीकात का हुक्म दिया। साथ साथ उन्होंने ये भी वादे कर दिया कि अब नया बूथ बनेगा। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सुबह थे मुजफ्फर शाह साहब, उन्होंने कहा नया बूथ रिस्ट्रक्ट होगा, तो नया बूथ बन रहा है। अभी उन्होंने सेक्रेटरी सेनेट ने बुलाया हुआ है अपोजिशन को, हुकूमत को। तो ये हर्डल्स है ना, बेसिकली ये एक हर्डल नहीं है, इस तरह की बहुत सारी हर्डल्स आती रही हैं। हम इस छोटी पिक्चर को लेके बैठ जाएं और बड़ी पिक्चर की बात ना करें तो वो भी ज्यादती होगी। बड़ी पिक्चर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऐवान बाला मुकम्मल हो चुका है, और ऐवान बाला के लिए आइन के तहत जो प्रोसीजर था, यानी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस गया, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया, इलेक्शन कमीशन के पास गया, इलेक्शन कमीशन से केस लड़ा गया, फिर पूरे मुल्क में इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में सेनेट के इलेक्शन हुए। जो हर्डल्स से डिस्करेज नहीं होना चाहिए, इससे हार्ट ब्रोकन फीलिंग नहीं होनी चाहिए। कैमरे निकले, ये कौमें इसी तरह अपने एक्सपीरियंस से सीखती हैं। नेक्स्ट टाइम जब हो अपोजिशन हो सकता है कोई और हो, उस वक्त हुकूमत हो सकता है कोई और हो उस वक्त, तो बिल्कुल वो जो एजेंट्स होंगे, पोलिंग एजेंट्स, वो जाकर देखेंगे, सूरत हाल का जायजा लेंगे, वो बूथ का जायजा लेंगे,
हॉल का जायजा लेंगे। अच्छा लिहाजा राजा मैं साहब, तो हर बार जो लेकिन हुकूमत उसका दिफा भी करती है, लेकिन जैसे कि आपने बात की और बड़ी पॉजिटिव बात की आपने कि ये जो तमाम चीजें, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस भी है, मुस्तकबल के अंदर यकीनी तौर के ऊपर इस तरह की चीजों का ख्याल भी रखा जाएगा और उसको चेक एंड बैलेंस भी उसका किया जाएगा। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर ये जो सारा मामला है, जो ये इलेक्शन का प्रोसीजर है, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? और अगर इस तरह का कोई इशू हुआ है, ये चीजें निकली हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? ये अहम चीज है और इसीलिए सेनेट सेक्रेटरी सेनेट साहब ने कोई हुकूमत की कमेटी नहीं बनाई तहकीकात की, बल्कि उन्होंने कहा कि हम पार्लियामान से कहेंगे, यानी सेनेट से कहेंगे, सेनेट ही तहकीकात करे और उसमें अपोजिशन के लोग भी होंगे, हुकूमत के लोग भी होंगे। अच्छा, शौकत प्राजा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, जरा उनसे मजीद बात करेंगे। जल साहब, मैं आपकी तरफ जरा आता हूं। क्या मामला जल साहब इतना ही सादा है जितना शौकत प्राजा साहब ने बताया, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वक्त के साथ साथ बेहतर होता चला जाएगा और ऐसी तमाम चीजें जो है वो कोई ना कोई चीज आएगी मुस्तकबिल में, इन तमाम चीजों को से बचा भी जा सकेगा और ये एक तरह का टेस्ट केस है हमारे लिए? क्या आप समझते हैं कि इज इट एज सिंपल, या फिर वाकई जो अपोजिशन बात कर रही है वो महज एक इल्जाम है और ये एक मामूल की बात है? देखिए, मामूल की बात तो ये नहीं है। और दूसरा, जहां तक मैं प्राजल साहब की बात सुना था, इस हद तक मैं उनसे एग्री करता हूं कि जब तक आप इवॉल्व नहीं करते अपने सिस्टम्स को, उस जगह पर लेकर नहीं आते जहां पर तमाम लोग सेटिस्फाइड हो, तो टाइम लगता है उसके ऊपर। जिस किस्म के हमारे काम करने के तरीकाकार है, उसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ। वरना ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इस छोटे से इलेक्शन को, जहां पर तकरीबन 100 लोगों ने वोट डालना है, इसको ठीक ना कर सके इसको सारे को। देखिए, इशू इससे भी बड़ा है। जो कम से कम मुझे जिस चीज का परेशानी लाक है वो ये सेनेट के इलेक्शन पहले भी होते रहे हैं, चेयरमैन सेनेट पहले भी इलेक्ट होते रहे हैं। क्या वजह है कि आज सेनेट के इलेक्शंस को अगर हम देखें, जो सारा प्रोसेस हुआ है, ये एक, आपको लगता है बाकायदा एक जंग हो रही है इस मुल्क में, और ये जिंदगी और मौत का मसला बन के रह गया कि पैसे का लेन देन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। दो चीजें बड़ी इसमें जान परेशान साहब, कर रही जिंदगी और हैं। मौत का मसला वैसे किसने बनाया हुआ है? जिस हर्डल की निशानदेही प्राचा साहब ने की, कि हमने देखा कि सेनेट इलेक्शन होने से लेकर अब तक यानी मुश्किलात आती चली जा रही हैं, कोई ना कोई चीज हर्डल है जो सामने आ रही है। देखिए, ये दोनों तरफ से ही बात हो रही है। अगर हम समझते हैं कि हुकूमत कर रही है, उनकी भी गलतियां हैं, और हम समझते हैं अगर अपोजिशन वाले फरिश्ते हैं तो हम उसमें भी गलत हैं इसमें। क्योंकि अपोजिशन भी, ज्यादातर गेम तो अपोजिशन खेलती रही है इस वक्त तक, जो भी हुकूमत का या गवर्नमेंट रनिंग का आया हुआ है। बहरहाल वो मेरा इशू नहीं है। इशू मेरा ये है, देखिए, आपने कौम के सामने ये जो हमारा ईवान बाला है, जहां पर हमने इस मुल्क के सिलेक्टेड लोग, जिन्होंने आके इस मुल्क को, इवन कौमी असम्बली को जिन्होंने डायरेक्शन देनी थी, अपनी थॉट प्रोसेस से आइडियाज देने थे, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करनी थी, इस जगह पर लोग कैसे आके बैठ रहे हैं? ये चीज जो आज अवाम देख रही है, उनका जो कॉन्फिडेंस है सेनेट के ऊपर, जो कम से कम मैं समझता था कि यहाँ पर हमेशा, जिसका ये मकसद है सेनेट का, एक तो ये कि सूबे यहाँ पर बराबरी की बुनियाद पर बैठेंगे, नंबर 2, हर सूबा अपने सूबे से अच्छे लोग जो समझते हैं, पढ़े लिखे लोगों को लेके आएंगे सामने। हो क्या रहा है हमारे पास, हमने इस कदर इसको पोलिटिसाइज कर दिया हुआ है इस वक्त कि इसमें बहुत अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से हम गुज़श्ता कई दिनों से देख चले आ रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं, को वोट निकाले जा रहे हैं, को जबरदस्ती की जा रही है, तो हुकूमत एक इल्जाम लगाती है, अपोजिशन दूसरा इल्जाम लगाती है। अब तो यहाँ तक पहुंच गया है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए तकरीर कर रहे हैं कि मेरी बेटी को किसी ने, मरियम बीबी को किसी ने थ्रेट किया है कि स्मैश यू, और ये कि उसको गंदी गंदी गाली निकालते रहे। हम इस हद तक आ गए हुए, ये चीज खतरनाक है। राइट सर, मैं आपकी इसी बात को जरा आगे लेके चलता हूं, क्योंकि जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मामलात हैं, वो सियासत के अंदर हमने देखा कि हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है वो कोई नीट एंड क्लीन या मामलात पैसे का चलना कोई नई बात नहीं, लेकिन चीजें और ज्यादा एक्सपोज हो रही हैं। अगर हम कहें कि चीजें एक्सपोज हो रही हैं, सामने आ रही हैं, मालूम हो रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, ऑडियोज आ रही हैं, चीजें लीक आउट हो रही हैं, ज्यादा चीजें एक्सपोज हो रही हैं। हाफिज तारिक महमूद साहब, आपसे मैं पूछता हूँ, दो बातें हैं। एक तो ये कि इस बात का तयन क्या हो सकेगा कि वाकई जो ये खुफिया कैमरों की बात है, अपोजिशन का इल्जाम है कि ये हुकूमत ने लगवाए हैं, हुकूमत कह रही है जिसने जेम्स बॉन्ड बन के जिसने तलाश किया है ये उसी ने ही लगवाए। और दूसरी बात ये जो खुफिया कॉल्स हैं, अगर ये खुफिया कॉल्स आ रही हैं और चीजें हैं, तो ये मामला है कि मैं चाहूंगा दोनों सवालों के ऊपर आप जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा।
جی بہت شکریہ فرید بھائی. پہلی بات تو جو پراچا صاحب کہہ رہے تھے وہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ جی ہم سیکھ رہے ہیں. دیکھیں ہم سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے یہ تو آگے آنے والا وقت بتائے گا. نئی نئی انوویشن ہو رہی ہیں ہر چیز کے اندر. مگر یہ معاملات ختم کب ہوں گے؟ کیا اسی طرح سے ختم ہو جائیں گے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس طرح سے کیمرے لگے یا کالز آئیں یا ایکس وائی زیڈ جو بھی چیزیں ہیں جو بھی انفیئر مینز ہیں وہ استعمال ہوئے، یا پھر ہم جو ہیں وہ رسپانسبلٹیز فکس کرتے چلے جائیں گے؟ آج اگر کسی ایک واقعے کے اوپر رسپانسبلٹی فکس ہو جاتی ہے کسی کی، کیا یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ سینٹ سیکریٹریٹ کے اندر کون آیا؟ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی درخواست ابھی دے دی ہے مصدق ملک صاحب نے. انکوائری کریں، پارلیمان انکوائری کرے، اس کی سینٹ کی کمیٹی انکوائری کرے، فکس اپ کرے چیزوں کو، ایویڈنس کلیکٹ کرے، پتہ کرے کہ کون ہے. سیکریٹری سینٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہیں، وہ کسٹوڈین تھے اس سارے پروسیس کے. تو جب تک آپ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، جب تک جو ہے وہ ذمہ داروں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ غلطی کریں گے، وہ پکڑے جائیں گے، وہ سزا ہوگی، تو نہ چوری ختم ہوگی اس ملک سے، نہ لوٹ مار ختم ہوگی، نہ کرپشن ختم ہوگی، نہ جو ہے وہ جو فرض شناسی میں ڈنڈی مارتے ہیں لوگ وہ ختم ہوگی. تو ہمیں اینی ہاؤ اگر ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے اور ریاست کو ریاست بنانا ہے، تو پھر جو ذمہ دار ہیں بلا تفریق اور بلا تخصیص کارروائی کرنی ہوگی. اور بالکل جنرل مصطفیٰ صاحب نے بات درست فرمائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپوزیشن کو جس وقت سوٹ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب یہ جائز ہے، حکومت کہتی ہے یہ ناجائز ہے. جب وہی چیزیں حکومت کو سوٹ کرنے لگتی ہیں تو وہ اپوزیشن کے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں، حکومت کے لیے جائز ہو جاتی ہیں. لیکن حافظ حلال طارق محمود حرام جو صاحب ہے وہ ہر ایک کا مزاج ایک اپنا چیز ہے. جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور دین میں شوکت پراجا صاحب کی طرف آؤں گا، بریک لے لوں گا پھر پراجا صاحب کی طرف آؤں گا. مجھے بتا دیجیے گا ذرا کہ یہ تو چلے تعین ہو جائے گا، لیکن مقصد کیا ہو سکتا ہے ویسے جو خفیہ کیمرے لگے؟ یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے ویسے کہ کوئی آیا اور جا کے جو جگہ پہ بوتھ پہ خفیہ کیمرے یا بقول مصدق ملک صاحب کے کوئی آڈیو ڈیوائسز مائکرو فون بھی لگے ہوں گے. مقصد کیا ہو سکتا ہے لگانے کا؟ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو آپ کے اپنے لوگ ہیں ان کے ووٹ کو انشور کرا لیا جائے، اور جو دوسرے ووٹ جنہوں نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں گے کسی بھی مفاد کے پیش نظر، کسی بھی لین دین کے عوض، اس کو جو ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے. ایک تھریٹ پرسپشن جو ہے وہ اپنے سینیٹرز کے اوپر رکھا جائے کہ جناب یہ دیکھیں کیمرے لگے ہوئے. اور یقیناً جو ہے یہ بتائی گئی ہوں گی باتیں، کیونکہ جب لوگوں کے ٹیلی فون کالز ٹیپ ہو رہے ہیں، جب ان کے حرکات و سکنات ٹیپ ہو رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگلی فرید صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ جو شب عشائیے کے اندر ہوا کہ جس میں پرویز خٹک صاحب قرآن لے کے آئے اور کہا کہ تمام سینیٹرز جو ہے وہ قرآن اٹھائیں، کسی کو حلف نہیں دیں گے، جس کے اوپر ایک جو ہے وہ فساد برپا ہو گیا. جی سرفراز ہاں. بھٹی صاحب کھڑے ہو گئے. اس کے بعد انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ روز کوٹوں کے اندر لوگ جھوٹے قرآن اٹھا کے گواہیاں دیتے ہیں، آپ اس سیاست کو اور ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں. پھر بیرسٹر علی ظفر صاحب کھڑے ہو گئے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ سینیٹرز کو جو جان چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو کہ ایک کا زورانہ ختم ہو تو جناب ہائی ٹی رکھ لی جائے، ہائی ٹی ختم ہو تو ڈنر رکھ لیا جائے کہ سینیٹر کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. اور کوئی اگر کسی ٹریفک میں بھی پھنس جائے 5 منٹ تو پسینے چھوٹ جائیں. تو وہاں پھر آپ یہی توقع کریں گے نا کہ یہ کیمرے لگے اور یہ اسی طریقے کی چیزیں ہوں. بالکل صحیح کہا آپ نے. بیک ٹو بیک ڈنرز، لنچز، ہائی ٹیز اینڈ تمام وہ چیزیں. کوئی ایسا نہیں رہا کہ کوئی اس طرح کے معاملات کے کوئی بھی ہاتھ سے آپ نے کہا کہ نکلنا جائے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. شوکت پراجا صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، ذرا آپ سے اور جنرل صاحب سے مزید اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نیو ٹیلی ویژن کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن چیئرمین سینٹ سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، اور اس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار شوکت پراجا صاحب، حافظ طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت پراجا صاحب، یہ تو بات ہو گئی، چلے اس چیز کے اوپر ذرا بات ہو رہی ہے. بلاول صاحب نے بھی صادق سنجانی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ اس میں کر رکھا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحقیقات کے لیے سیکیورٹی انچارج کو درخواست بھی دے دی گئی. یہ معاملہ چلیں گے اور ابھی آگے بڑھے گا. اوورآل آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے پارلیمان، پارلیمانی افیئرز اور باقی معاملات کے ساتھ ساتھ. آپ دیکھ کیا رہے ہیں آج کے گورنمنٹ کے حوالے سے جو ان کا امیدوار ہے آج وہ چیئرمین سینٹ کے لیے بازی جیتنے میں کامیاب ہو سکیں گے، یا پھر جو یوسف رضا گیلانی ہیں آج ان کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے؟ I think that's a real question کہ اس پورے پروسیس کا جو اتنا گمبھیر بھی رہا، اتنا ڈیوائسو بھی رہا، اس کا پورا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے، اور الٹیمیٹ اینڈ بھی اس پورے پروسیس
अच्छा शौकत राजा साहब, कुछ इंटरप्शन हो रही है आपके कनेक्शन में, आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। जनरल साहब, यही वो चीज़ है आपके नज़दीक आज का ये नतीजा और जो मामला हुआ है वो कितना असरअंदाज होता दिखाई देता है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के ऊपर? देखिए, इसका बराह रास्त तो मेरे नहीं ख्याल कितना फर्क पड़ेगा। और एक आध वोट शायद अगर कोई डरा हुआ हो हुकूमती साइड से या कोई डराया गया है जिसको अपोजिशन की साइड से, तो तब ही फर्क पड़ेगा। वरना चूंकि इस वक्त बड़ा क्लोज है, ये नेक टू नेक है, बड़ा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स जो अवेलेबल हैं, जो सुबह तक काउंट हो रहा था, जनरली लोग इक्वल प्लेस करते 49 ईच दोनों साइड्स पे, और इट्स अ मैटर ऑफ 2 वोट्स गोइंग टू वन साइड लूजिंग 1 वोट, क्योंकि जब तक 51 हो गए नहीं वो बंदा चेयरमैन सेनेट बन नहीं सकता। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये बराबर रहें और लड़ाई जारी रहे। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि गिलानी साहब जीत जाएं, और गिलानी साहब जीत जाएं तो पीडीएम वाले एक हुकूमत से स्टेट में मुतालबा करना शुरू कर देंगे या रिजाइन कर देंगे इस पे। और इन वे मेरा अच्छा नहीं, अगर गिलानी साहब की जीत होती है तो अखलाकी तौर पे एथिकली क्या गवर्नमेंट को फिर रिजाइन कर देना चाहिए? जी, मैं ये समझ तरफ आ रहा हूँ बात को। अगर तो ये जीत होती है तो हुकूमत के लिए फिर और क्या रह जाते हैं? जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं या जो इनकी रवायात हैं, इस किस्म की जब हुकूमत को शिकस्त होती है, कोई मेजर बिल हुकूमत के रिजेक्ट हो जाती हैं, तो हुकूमतें मुस्ताफी हो जाती हैं और नए इलेक्शन हो जाते हैं, या नया लीडर जो हाउस है वो चुना जाता है। इस किस्म के ये हम देखते रहे हैं सारा, क्योंकि बाई नेचर जो है ना डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर्टिकुलरली, ये मेसी है। और अदर देन इंग्लैंड या चंद मुल्कों के, बाकी हर जगह ये मसला चलता ही रहता है। तो एक तो उससे मतलब हमें उससे गुजर रहे हैं हम लोग। दूसरा जो मैं जो पहले भी आपसे बात कर रहा था कि इतना डिवाइसिव कर दिया हमने इस पॉलिटिक्स ने हमें, तो अब जो थोड़े संजीदा किस्म के लोग हैं वो ये सोचने मजबूर होंगे क्या वाकई ये डेमोक्रेसी जो इस तरीके से हम चला रहे हैं ये हमारे मुल्क के मसाइल का हल है? क्योंकि इस तरीके से हम पोलराइज हो गए हुए हैं और इस तरीके से जो हमारी शख्सियत परस्ती अरूज पर पहुंच गई है कि कोई एक दूसरे की बात सुनने को, कोई समझने को तैयार ही नहीं। तो सर अगर ये पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है तो फिर क्या अदर देन डेमोक्रेसी हमारे पास कोई और सोल्यूशन भी है? मैं देखेंगे इस, अगर ये डेमोक्रेसी आपको वो लेके दे रही है तो फिर क्या करेंगे आप बताइए? डेमोक्रेसी का ही नतीजा है जो आप यहाँ तक पहुंचे अभी। तो फिर सोल्यूशन क्या है सर? अगर यहाँ तक पहुंच गए तो फिर ऑप्शन क्या है फिर हमारे पास? हमने तो मार्शल लॉज भी देख लिए, डेमोक्रेसी भी देख लिए, अब क्या ऑप्शन? आप मेरी बात सुन लें, अब बात तो सुन लें फरीद जी सर। हमने जो कुछ भी देखा है जब यहाँ तक पहुंचे, ये हमारा जो सफर है यहाँ तक, 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह हो गई हमारी, और उन्हीं को सबक को लेकर ये जो पॉलिटिकल, जो अपने आप को पॉलिटिकल लीडरशिप बना के पेश कर रहे हैं, उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है। अगर आपने नेशनल लीडरशिप क्लेम करनी है तो फिर आपको इन सब चीजों से ऊपर उठ के बड़ी बात करनी पड़ेगी। वो बड़ी बात करने वाली कोई शख्सियत इस वक्त मुझे होराइजन पे नजर नहीं आ रही। कोई जमाना था कि ऐसे लोग थे, आप देखिए, आपको शायद याद ना हो, वली खान साहब का जलसा था लियाकत बाग में, फायरिंग हो गई, भुट्टो साहब उसके प्राइम मिनिस्टर थे, वो मैयतें लेके अपने वापस चले गए। उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ बोला कुछ हुआ खून खराबा बढ़ेगा। सियासी तफरका जो अपने व्यूज है एक तरफ। सर वो बात दुरुस्त है, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब इस वक्त जैसे आपने बात की है, हमारे पास इसके अलावा फिर सोल्यूशन क्या है? अगर आपने कहा कि पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास? देखिए, ऑप्शन सिर्फ हमारे पास एक ही है, और इंक्लूसिव सिस्टम आप जब तक नहीं लाएंगे जिसमें जो 22 करोड़ आवाम का स्टेक ना हो। हमारे इस सिस्टम में 22 करोड़ आवाम का स्टेक नहीं है। आप अपने आइन को उठा के देख लीजिए, आपने अपने कानून को उठा के देख लीजिए, जितने ये सो कॉल्ड जो अपर स्टेटा है हमारी सोसाइटी का, उसमें से 99.9% इसमें से निकल जाते हैं। उनको ना कोई, पहले भी बात हो रही थी, तारिक साहब बात कर रहे थे, इस जजा और सजा का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, वो इसके अंदर हमारा वो लॉपसाइडेड हो गया हुआ है कि जिसकी वजह से आज ये कुछ हुआ है। ये सिर्फ इस बात का मजर है कि हमें किसी चीज का खौफ नहीं है। राइट सर, हम ये सब कुछ कर गुजरेंगे अपने फायदे के लिए। ठीक है, मैं हाफिज तारिक महमूद साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करता हूँ। हाफिज साहब, आज आप रिजल्ट क्या देख रहे हैं? वैसे क्या आपकी इतलात क्या है, इनसाइडर्स क्या है आपके पास? आपने जो अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात की कि डिनर्स, लंचेस, हाई टीज, यानी बैक टू बैक चीजें चल रही थी, आज उसका आउटकम निकलता हुआ आपको क्या नजर आता है, यूसुफ रजा गिलानी या सादिक संजरानी? बड़ा मुश्किल सवाल है फरीद भाई, और मैं सुपर ओवर की तरफ भी जा सकता है, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि अगर 49 हो गया तो फिर सुपर ओवर ही होगा आज। और सुपर पावर में जो है वो
फिर जिसकी ताकत होगी वो निकालते हैं। बड़ा बिल्कुल दुरुस्त बात मैंने है। आपने एक या दो सुपर नंबर ओवर का की बात की तो मैं फिर कहूंगा कि न्यूट्रल एटीट्यूड भी कहीं नजर आता है आपको या नहीं? टॉस ना करना पड़ जाए यार। ये आप ये बड़ी बातें होती हैं फरीद भाई, बड़ी बात। अदबी बर्तरी हासिल है, कोई दूसरे इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं उन्हें अस्करी बर्तरी हासिल है, कोई जो है कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये सब बातें हैं जो कि अब चल रही हैं इल्जाम। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी से रात मेरी बात हुई उनकी लीडरशिप से, उन्होंने कहा हमारे किसी सेनेटर से राब्ता नहीं किया गया। गफूर हैदरी साहब ने भी आज यही बात की है कि उनके भी किसी सेनेटर्स के साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। ये इल्जाम आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। खुफिया कॉल्स नहीं आई कोई? ये दोनों पार्टी से, यानी हैदरी साहब ने खुद आज जब मीडिया से बात की और पीपल्स पार्टी से मेरी खुद बात हुई है कल, उन्होंने कहा जी कि हमारे किसी एक सेनेटर से जो है वो राब्ता नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमें बताया कि हमारे कुछ लोगों के साथ राब्ते हुए हैं, ऑफर्स बहुत हुई हैं। मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर जो केपीके से, उन्हें ये भी ऑफर हुई है कि वो वोट दें और वोट देने के बाद वो रिजाइन कर दें, हम आपको पीटीआई का टिकट देते हैं क्योंकि केपीके में हमारी अक्सरियत है, लिहाजा आप फौरी तौर पर केपीके से पीटीआई के सेनेट के ऊपर दोबारा मुंतखब हो जाएंगे। ठीक है। तो ऑफर्स हुई हैं, 1 या 2 वोटों का फर्क है। अगर हुकूमत हार भी जाती है तो वो ये कहेगी कि जनाब हमारे नंबर्स जो है वो पूरे नहीं थे, इस वजह से उनकी कोई ऐसा नहीं है कि उनकी बहुत बड़ी उस तरह से शिकस्त हो जाएगी जिस तरह की शिकस्त जो है वो कौमी असम्बली के अंदर हुई है, जहां वो अक्सरियत में होने के बावजूद हार गए। तो यहाँ तो वो अक्सरियत में नहीं है, ये मार्जिन उनको हासिल है। अपोजिशन वही इल्जाम लगाएगी कि जनाब देखें उन हर तरीके इस्तेमाल किए गए, सेनेटर्स को दबाया गया, लालच दिया गया, खौफ दिया गया। तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि आप ऐसे लोगों को टिकट देते हैं इस हाईएस्ट फोरम के ऊपर, जो लालच के आगे, जो खौफ के आगे, जो पैसों के आगे, जो अपने जाती मफाद के आगे जो है वो सारी चीजों को जो है सरेंडर कर देते हैं। लेकिन ये पहली दफा तो नहीं हो रहा होगा ना? पहली दफा नहीं हो रहा, लेकिन सियासी जमातें जो है उनको अपने अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है। फरीद भाई, सबसे ज्यादा जो बदकिस्मती की बात है और जो अफसोसनाक बात है कि कोई भी जीते, आज गिलानी साहब जीते हैं या संजरानी साहब जीते हैं, ये जो हमारे सिस्टम का गंद एक्सपोज हुआ है गुज़िश्ता 1 माह के दौरान, जो इसके अंदर रुपए पैसे की रेल पेल से लेके और हलाल और हराम और जायज और नाजायज के चंद घंटों के अंदर एक चीज एक के लिए जायज और हलाल थी और चंद घंटों के बाद दूसरे के लिए वो नाजायज और हराम हो गई। ये सबसे बड़ी जो है वो फिक्र की बात है। सबसे बड़े अलमिया की बात यह है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर स्टेट टेलीविजन पे बैठ के कहता है कि इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बताता है कि जनाब इस तरीके से करप्शन हो रही है, वो कहते हैं हुकूमत इस तरीके से मैनिपुलेट कर रही है, इदारे जो है वो इस तरह से दबाव डाल रहे हैं। हम दुनिया को पाकिस्तान का और रियासत पाकिस्तान का क्या चेहरा दिखा रहे हैं? हम उन्हें करप्ट चेहरा दिखा रहे हैं, हम उन्हें एक मस्कशुदा चेहरा दिखा रहे हैं। ये 22 करोड़ आवाम के चेहरे के ऊपर जो हमने कालक मली है और उसको जो है वो मजीद गहरा कर रहे हैं, उसका एहसास नहीं है। ये है सबसे ज्यादा सोचने की बात और शर्म की बात। बिल्कुल ठीक। शौकत राजा साहब, आप रिजल्ट वैसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और अगर मैं आपसे पूछूं कि आज अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर जीतते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो हो जाते हैं, तो क्या एथिकली गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, गवर्नमेंट का कोई वजीर ही बता सकता है। लेकिन क्यों रिजाइन कर देना चाहिए? सेनेट में पहले भी तो पीटीआई की हुकूमत नहीं थी, पीटीआई की मेजॉरिटी नहीं थी। सादिक संजरानी साहब को किसने चेयरमैन बनाया था? वो पीपल्स पार्टी के ज्यादा वोट थे, पीटीआई के थोड़े वोट थे। हम क्यों ऐसी एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं कि जी वो चूंकि उधर जीत गए हैं और इसलिए हुकूमत चली जानी चाहिए? हाँ, हुकूमत को जाना चाहिए कि चिकन 500 रुपए हो चुका है। हुकूमत को जाना चाहिए कि कुकिंग ऑयल डबल हो चुका है जब से ये आए हैं। हुकूमत को चाहिए कि गंदम जो है, गंदम के सीजन में गंदम नहीं मिल रही थी। जो असल प्रॉब्लम्स हैं, जो रियल इश्यूज हैं, जो इस 22 करोड़ हम बार बार कहते हैं, 22 करोड़ की जिंदगी के बारे में हम बात करना गवारा करते हैं। मतलब सुबह से ट्रांसमिशन जारी है, मैंने नहीं सुना किसी ने चैलेंज किया हो कि भाई 3